नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। अब ये रिवीजन मॉड्यूल जो हमने आरएस मेंस के लिए शुरू किया था उसमें काफी सारे हम सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। बिहेवियर हो गया, स्पोर्ट्स एंड योगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने फिर एथिक्स शुरू किया था। एथिक्स में हम पहला और दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग जो सेकंड लेक्चर में देख रहे थे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, उसमें हमने पहले लेक्चर्स में देखा था कि मार्क्सिस्ट विचारधारा क्या है या मार्क्सिस्ट की क्या फिलोसफी थी। फिर ब्लैक जो लोग हैं उनकी क्या फिलोसफी थी, फेमिनिस्ट की क्या फिलोसफी थी, और फ्राइडियन जो थे सिगमंड फ्राइड के फॉलोअर्स उनकी क्या फिलोसफी थी। अब हम आगे चलते हैं लेक्चर थर्ड की ओर। उसमें हम लोग देखेंगे कुछ वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में। वेस्टर्न थिंकर्स से पहले हम लोग देखें, हमने शुरू शुरू में एक चार्ट देखा था। ये जो चार्ट है इसमें देखो, हमने ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी जो नीति शास्त्र के आयाम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स है ये कवर कर लिया है ना। ठीक है, अब हम अप्लाइड एथिक्स, मेटा एथिक्स, ये मेटा एथिक्स हमने देख लिया कि वो दूसरा जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। अप्लाइड एथिक्स के बारे में हम बेसिक चर्चा कर चुके थे। अब हम नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट शुरू कर रहे हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स में तीन पार्ट्स हैं, डीओंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और वर्चू एथिक्स। तो आज हम वर्चू एथिक्स के बारे में देखेंगे कि वर्चू एथिक्स में कौन कौन से थिंकर्स हैं और ये लोग क्या क्या अपनी विचारधारा या फिलोसफी देते हैं। तो वर्चू एथिक्स में देखो, सबसे पहले अपन देखें सोफिस्टों के बारे में बात करेंगे। सद्गुण नीति शास्त्र में सबसे पहले सोफिस्ट हैं। ये सोफिस्ट देखो ग्रीक ग्रीक टीचर्स हुआ करते थे। और ये जो टर्म सोफिस्ट है ना, ये सोफोज नाम से ओरिजिन इसका होता है। और इनका जो सोफोज होता था उसका मतलब होता था टीचर। ये देखो इनकी क्या होती थी, इनकी स्कूल्स होती थी, उसमें ये प्रैक्टिकल लाइफ की टीचिंग्स दिया करते थे। और ये प्रैक्टिकल लाइफ की टीचिंग्स जो यूथ होता था ग्रीस का उसको देते थे। और ये कहते थे कि जो इंसान है वो हर इंसान अलग अलग है, तो उसके ऊपर कॉमन मॉरल रूल्स आप इम्पोज नहीं कर सकते। इसलिए जो मॉरल रूल्स होने चाहिए वो सब्जेक्टिव होने चाहिए। सबके अलग अलग, सबके लिए अलग अलग मॉरल रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सोफिस्ट क्या कह रहे हैं। टर्म सोफिस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक टर्म सोफोज विच मीन्स टीचर। They used to impart teachings of practical life to the youth of Greece. According to them, capacities, abilities, desires, needs of every individual are different. Therefore, common moral rules cannot be imposed on all. ठीक है, कॉमन मॉरल रूल सब पे कॉमनली इम्पोज नहीं कर सकते। Therefore, moral rule should be subjective. इसलिए ये जो मॉरल रूल्स हैं ये सब्जेक्टिव होना चाहिए। ये बात करते हैं किसकी, सब्जेक्टिविटी की, रिलेटिविटी की और स्केप्टिसिज्म की, संदेहवाद की एथिक्स में। ठीक है, तो ये सोफिस्ट। अब सोफिस्ट के कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं अपन। देखो वैसे मैं आपको बताऊं सोफिस्ट के बारे में मुझे बहुत सारी स्टोरीज पता है। सोफिस्टों का प्लेटो के साथ में जो विवाद रहता, सोफिस्ट का जो सोक्रेटिस के साथ में विवाद रहता था, पर वो जो स्टोरीज है ना वो फ्री टाइम में सुनने की स्टोरीज है। दे आर नॉट मच वैल्यूएबल नाउ। अभी हमको मेन परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है। तो ये सोफिस्ट में जो प्रोमिनेंट थिंकर्स थे वो सबसे पहले प्रोटेगोरस थे, है ना। तो प्रोटेगोरस क्या कहते थे, ये कहते थे मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, ये मतलब मानव को केंद्र में रख के ही हर काम करना चाहिए और हर चीज को उसी हिसाब से सोचना चाहिए। तो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये यही कहते थे। फिर प्रोडिकस आई इसके उनके बाद में। प्रोडिकस क्या कहते थे, नथिंग इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, इट इज ह्यूमन बीइंग्स हु मेक थिंग्स वैल्यूएबल। कुछ भी अपने आप में वैल्यू नहीं रखता है। तो जैसे ही सिमिलरली क्या है, नो सोशल रूल इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, कोई भी सोशल रूल अपने आप में वैल्यूएबल नहीं है, ह्यूमन बीइंग उसको वैल्यूएबल बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में थ्रासी मेकर्स आते हैं। थ्रासी मेकर्स कहते हैं, जैसे जो मार्क्सिस्ट कह रहे थे, जो फेमिनिस्ट कह रहे थे, ब्लैक एथिक्स वाले जो लोग कह रहे थे, वैसे ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम लॉज आर डिजायर्स और विल ऑफ पावरफुल पीपल, है ना। देयरफॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ अपने आप में इनजस्टिस है, जस्टिस नहीं है। लॉ को ऑब्जर्व करना ही गलत है इनके हिसाब से। जो ये कौन है, थ्रेसी मेकर्स। फिर लास्ट में गॉर्जियस आते हैं। गॉर्जियस क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है और नो ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव। जो जितना भी सच है वो सबका अपना अपना सच है। किसी के लिए कुछ सच है तो वो अगले के लिए वो झूठ है। तो इसलिए जो ऑल ट्रुथ्स आर सब्जेक्टिव, नो ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। फिर इसके बाद में आते हैं सोक्रेटिस। जो सोफिस्ट हैं, सोफिस्टों का देखो मैंने आपको बताया सोफिस्ट स्कूल चलाते थे। और ये स्कूल चलाते थे, ये एक्चुअल में इनका और जो प्लेटो का विवाद था उसमें बस आपके जानने लायक बात इतनी सी है। ये कहते थे कि हम बच्चों में एजुकेशन इंपार्ट कर रहे हैं, जबकि प्लेटो या फिर जो सोक्रेटिस होते थे वो क्या कहते थे कि हम लोग नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, हमको एजुकेशन से मतलब नहीं है। क्योंकि एजुकेशन आप दे रहे हो, तो एजुकेशन आप दे रहे हो ताकि इंसान खाना कमा सके, पर जानवर भी तो खाना खाते हैं। ये जिंदगी तो जानवर भी जी रहे हैं। तो इसलिए नॉलेज ज्यादा जरूरी है, ऐसा सोक्रेटिस और प्लेटो इन लोगों का मानना था, या फिर इनके जो फॉलोअर्स थे उनका मानना था। तो प्लेटो के सोक्रेटिस के बारे में हम लोग देखेंगे कि सोक्रेटिस क्या कहते थे। ये देखो है ना, ग्रीस में एक मूर्तिकार थे, इनके पिताजी भी मूर्तिकार थे और ये भी मूर्तिकार थे। और ये मूर्ति बना करके उसको बेच करके जो पैसा कमाते थे, उस पैसे से ये क्या करते थे कि ये किसी भी इंसान को, रास्ते चलते इंसान को जो इनको लगता था कि ये नॉलेजेबल आदमी, उसको पकड़ते थे और उससे कुछ सवाल पूछते थे। और वो सवाल का वो जवाब देता था, फिर उसका कोई एंटी सवाल पूछ लेते थे। तो ये इन्होंने एक डायलेक्टिकल मेथड, द्वंदात्मक प्रक्रिया निकाली थी किसकी, नॉलेज प्राप्त करने की। ठीक है, ये सोफिस्ट को क्रिटिसाइज भी करते थे। सोफिस्ट जैसे सोफिस्ट कह रहे थे कि है ना, जो मॉरल रूल्स है वो सब्जेक्टिव सबके हिसाब से अलग अलग होने चाहिए। तो ये कहते थे कि उस हिसाब से तो सोसाइटी में जो ऑर्डर होगा वो स्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो अगर किसी इंडिविजुअल को गाड़ी तेज चलाना पसंद है, तो वो तेज गाड़ी चलाएगा, पर उससे दूसरे इंडिविजुअल को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमको कॉमन मॉरल रूल्स या ऐसे मॉरल रूल्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव हों। ठीक है, और इनके जो सबसे बड़े स्टेटमेंट्स में से है कि ये वर्चू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वर्चू को ही नॉलेज बोलते थे, सेल्फ नॉलेज के बारे में बात करते थे। और ये कहते थे मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, और अज्ञान का ज्ञान होना सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है, इट इज आई
देखो इनका क्या स्टेटमेंट था, आई नो दैट आई डू नॉट नो, ये इनका मेजर स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो भी थिंकर्स हैं इनके बारे में, जैसे सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, इनके आगे भी जो भी अपन पढ़ेंगे, इनके बारे में आप दो दो तीन तीन कोटेशन है ना याद कर लेना, वो चाहे ऐसे में लिख कर क्या हो, चाहे एथिक्स के पेपर में लिख कर क्या हो, पर वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो अपन सोक्रेटिस के बारे में बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ग्रेट थिंकर ऑफ ग्रीस, ठीक है। ग्रीस के बारे में मैंने आपको पहले भी एक स्टेटमेंट बताया था कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट मूव्स बट डज नॉट हैव ग्रीक ओरिजिन। तो ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं उनका ओरिजिन जो है वो ग्रीस में माना जाता है। हालांकि ये जो थॉट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये वेस्टर्न थिंकर्स का थॉट है। अपन भारत में ये चीज नहीं मानते। अपनी पैरेलली जो जितनी भी सारी चीजें हैं, अपन अपन यही जानते हैं कि हम ये सारी चीजें पहले से इनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। ही क्रिटिसाइज, सोक्रेटिस जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, सोफिस्टों को, बिकॉज इफ मोरालिटी इज कंसिडर्ड सब्जेक्टिव देन सोशल ऑर्डर तो कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। फॉर सोशल ऑर्डर ऑब्जेक्टिव मॉरल रूल्स शुड बी फॉलोड, है ना, सबके लिए कॉमन मॉरल रूल्स बनाने पड़ेंगे, वरना तो ऐसे मॉरल सब्जेक्टिव अगर मॉरल रूल्स होंगे तो ऑर्डर स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। फिर ये कहते हैं कि फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज नेसेसरी टू लिव अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, लिव अ वर्चुअस लाइफ, ठीक है। और इनके हिसाब से क्या है, वर्चू इज नॉलेज। जब भी सॉक्रेटिस का कोई क्वेश्चन आए तो आप ये स्टेटमेंट जरूर लिख करके आना, ठीक है। वर्चू की बात करके ही आनी है, क्योंकि वो वर्चू और सॉक्रेटिस आपस में सिनोनिम्स हैं। फिर हियर नॉलेज डज नॉट मीन फैक्चुअल नॉलेज, है ना। ये फैक्चुअल नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री का नाम याद है तो आप मतलब बहुत ही नॉलेजेबल आदमी हो या फिर आपके पास वर्चू है। ये कह रहे हैं रियल मीनिंग ऑफ नॉलेज इज सेल्फ नॉलेज, जो इंट्रोस्पेक्शन से आपको मिलती है वो सेल्फ नॉलेज ही रियल नॉलेज है। फिर अ पर्सन शुड क्लियरली नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट। ये सारा डिफरेंस इंसान को पता चलना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू हिम देखो क्या है, नॉलेज इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर। और ये कहते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन होगा वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। अ नॉलेजेबल पर्सन कैन नॉट कमिट एनीथिंग रॉन्ग। इफ समथिंग इज समवन इज डूइंग समथिंग अनएथिकल देन उसको ये कह रहे हैं कि उनको क्या है कि डिस्टिंक्शन नहीं पता है राइट और रॉन्ग का, और वो नॉलेजेबल आदमी नहीं है। फिर एज पर सोक्रेटिस नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम इग्नोरेंस, है ना। ये कह रहे हैं कि जो नॉलेज होती है वो तभी आप जान सकते हो जब आप में इग्नोरेंस की काबिलियत हो, आप अपने अज्ञान को जानने में सक्षम हो। तो हिज फेमस कोट इज आई नो दैट आई डू नॉट नो, मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है। फिर ये कहते हैं टू गेट नॉलेज वी शुड रेज क्वेश्चंस ऑन आवर बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। और ये मेथड इन्होंने क्या बताया, डायलेक्टिकल मेथड, द्वंदात्मक प्रक्रिया इसको नाम दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टोरी बताई, और भी बहुत सारी सॉक्रेटिस के बारे में तो लाखों स्टोरीज होंगी, मतलब 10-20 तो मुझे भी याद होंगी, तो पर उनमें अपन लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदर वर्चूज, ये कह रहे हैं कि अदर वर्चूज जैसे कि विजडम हो गया, विवेक हो गया, है ना, करेज हो गया, टेम्परेंस, संयम हो गया, ये सारे जो है ये नॉलेज की ही फॉर्म है। और इस बात को इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ वर्चूज, जो ये वर्चूज जो अदर वर्चूज हैं और ये नॉलेज के फॉर्म बताया, इसको इन्होंने क्या बोला है, यूनिटी ऑफ वर्चूज का प्रिंसिपल बोला है। और ये मेंटल हैप्पीनेस को फिजिकल हैप्पीनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ही कंसिडर्ड मेंटल हैप्पीनेस मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हैप्पीनेस। फिर है ना प्लेटो आते हैं। ये देखो जो सॉक्रेटिस थे उनके डिसाइपल हैं। इनको अरबी भाषा में या फिर उधर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उधर तो इनको कई भाषाओं में अफलातून भी इनको नाम दिया हुआ है ना। हम लोग हिंदी में भी अक्सर अफलातून को बोलते हैं। तो ये प्लेटो है, डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस। इनके जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम था अकेडमी, ठीक है। और ये और जो अब अपन ने पहले बात करी, जो सोफिस्ट थे वो स्कूल्स चलाते थे, तो ये कहते थे हम अकेडमी में नॉलेज देते हैं, एजुकेशन नहीं देते। एजुकेशन से आपको खाना मिलेगा, खाना कुत्ता भी खा रहा है, जानवर भी खा रहा है। अकेडमी में हम लोग नॉलेज इंपार्ट करते हैं। इनकी दो फेमस बुक्स है, रिपब्लिक और फिलिबस, ठीक है। और ये इनकी अलग से कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो जिसमें है ना इन्होंने फिलोसफी की बात की हो या मॉरल फिलोसफी की बात की हो। इन्होंने ज्यादातर जो पॉलिटिकल फिलोसफी और इनके बारे में चर्चा की है, तो वो पॉलिटिकल फिलोसफी से ही हम लोग इनकी जो मॉरल फिलोसफी है उसको डिराइव करते हैं। फिर इनकी कुछ फेमस थ्योरीज हैं, उसमें सबसे पहली है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या कहते हैं कि ये 4 कार्डिनल वैल्यूज वर्चूज बताते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में देखो, आज तक आरपीएससी ने जितने भी पेपर लिए जब से एथिक्स है, हर बार प्लेटो का एक क्वेश्चन पूछे कुछ है, तो वो याद रखना। थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये प्लेटो क्या कह रहे हैं कि 4 कार्डिनल वैल्यू वर्चूज है ना। आपने देखा सॉक्रेटिस ने क्या बताया कि नॉलेज है ना, ये नॉलेज के ही फॉर्म है जितने भी वर्चूज है, परंतु ये कह रहे हैं 4 कार्डिनल वर्चूज हैं। कौन कौन से, विजडम, विवेक, करेज, साहस, टेम्परेंस और जस्टिस, न्याय, ठीक है। ये 4 है और इसमें भी इन्होंने जस्टिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। तो ये 4 आपको कार्डिनल वर्चूज याद रखनी है। फिर ये कह रहे हैं जस्टिस इन एन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल में जस्टिस स्थापित करना है, जस्टिस क्योंकि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट माना है, तो इंडिविजुअल में जस्टिस स्थापित करने के लिए क्या करेंगे कि ये कह रहे हैं सोल, जो आत्मा होती है इंडिविजुअल की, उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं और हर एस्पेक्ट का एक वर्चू होता है। तो सोल में देखो 3 एस्पेक्ट्स क्या है, रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। ये 3 सोल के एस्पेक्ट्स हैं और इन तीनों का एक एक वर्चू है। जैसे रीजन का वर्चू क्या होता है, विजडम होता है, विवेक होता है। स्पिरिट का वर्चू क्या होता है, साहस होता है, करेज, ठीक है। और एपेटाइट का क्या होता है, टेम्परेंस। अब ये तीनों वर्चूज से क्या होता है, इंडिविजुअल में क्या आ जाता है, देखो जिसमें विजडम होगा वो हेल्प करेगा किसमें, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और मदद करेगा टेक राइट डिसीजन। जिसमें करेज होगा वो इंस्पायर्स अ पर्सन टू फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, है ना, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स। फिर टेम्परेंस होगा वो क्या कंट्रोल करेगा, सेंसेस को। तो ये ठीक है, ध्यान रखना क्या है, सोल होता है, सोल के 3 एस्पेक्ट हैं और सब हर एस्पेक्ट का एक वर्चू है। रीजन का वर्चू विजडम है, स्पिरिट का वर्चू करेज है और एपेटाइट का वर्चू क्या है, टेम्परेंस। फिर इफ अगर इंडिविजुअल में जस्टिस स्टैब्लिश करना है तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा तीनों वर्चूज में, और पर्सन को एक्ट करना पड़ेगा जो उसका डोमिनेंट वर्चू है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर जस्टिस प्रिवेल करेगा किसमें, इंडिविजुअल में, ठीक है। जस्टिस इन एन इंडिविजुअल की बात हो गई। ये सारे प्लेटो के मैंने पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जस्टिस इन सोसाइटी या स्टेट,
है ना। जस्टिस इन इंडिविजुअल की बात करी, वैसे ही जस्टिस इन सोसाइटी या स्टेट की बात करते हैं। अब इसमें ये बात करते हैं जैसे भारत में देखी जाती है वर्ण व्यवस्था, उस टाइप की ये कुछ इसमें बात करते हैं। तो ये डिवाइड करते हैं सोसाइटी को 3 क्लासेस में, है ना, और हर क्लास के लिए ये कुछ फंक्शंस बताते हैं, है ना। तो देखो क्लास 1 है, क्लास 2 और क्लास 3, ये 3 क्लासेस हैं। उसमें देखो इन्होंने वर्च्यू के बेसिस पे डिवाइड किया। तो क्लास 1 वो है जो, मतलब ये क्लास 1 2 3 है, इसमें कोई वो नहीं है, ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं माना इन्होंने, सब पैरेलल है। तो क्लास 1 में विजडम है, क्लास 2 में जो लोग करेजियस हैं वो लोग हैं, और क्लास 3 में जिनमें टेम्परेंस की क्वालिटी है वो लोग हैं। तो जो विजडम है वो लोग क्या काम करेंगे, क्लास 1 वाले लोग, वो फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज का काम करेंगे। और ये कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स जैसा प्रोफेशन चुनेंगे। फिर क्लास 2 वाले लोग जो करेजियस लोग हैं वो डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे टास्क करेंगे, और ये प्रोफेशन कौन सा चुनेंगे, मिलिट्री या पुलिस वाला। फिर टेम्परेंस है, जिनमें ये प्रोडक्शन का जो टास्क होगा वो करेंगे, प्रोडक्शन वाले काम करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल या जो क्लास अपने ही जो फंक्शंस जो दिए हुए हैं उनको परफॉर्म करता है, तो सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल होता है। देखो इफ एवरी क्लास परफॉर्म्स देयर ओन टास्क एंड डज नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शंस ऑफ अदर्स, देन जस्टिस प्रिवेल्स इन दैट सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या बात है कि दैट स्टेट इज जस्ट हुज किंग इज अ फिलोसोफर, ये इनकी स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको 3 4 इनके कोटेशंस याद रखनी है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वो जो राज्य है न्यायपूर्ण होगा, जिसका जो राजा होगा वो क्या होगा, दार्शनिक होगा, फिलोसोफर होगा। और ऐसा जो इन्होंने स्टेट बताया है, उस स्टेट का नाम दिया है यूटोपिया, ठीक है। जैसे अपन अपने यहाँ पे बात करते हैं राम राज्य की, वैसे ही ये क्या कह रहे हैं, राम राज्य जैसी चीज को यूटोपिया, ठीक है। तो ये थे प्लेटो। अब प्लेटो में इसके आगे जो हमने, इसके पहले हमने देखा थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके बाद में ये देते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज, है ना, प्रत्यय का सिद्धांत या फिर प्रत्ययों का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर लेना भाई। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी वाज टू अंडरस्टैंड रियल फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये 5 मार्क्स में इस बार बनता है क्वेश्चन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रियल फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या है। अब ये कहना चाह रहे हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज में कि किसी भी चीज का जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कुछ है ही नहीं, मतलब फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है। किसी भी चीज के बारे में एक आइडिया होता है जो सच्चाई होती है, आइडिया होता है जो रियल होता है, वो इंटेंजिबल होता है, इमॉर्टल होता है, और वो कभी बदलता नहीं है। बाकी आप आइडिया से जो जो चीजें बनेंगी वो चेंज होती जाएंगी, और उन जो चीजों के बारे में ना नॉलेज प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, नॉलेज मतलब उनके बारे में नहीं होती है। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज इज नॉट पॉसिबल रिगार्डिंग थिंग्स, है, चीजों के बारे में नॉलेज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थिंग्स आर अनरियल, थिंग्स रियल नहीं है, टैंजिबल होती हैं, थिंग्स मॉर्टल है और एवर चेंजिंग है। उनके बारे में, चीजों के बारे में हमेशा ओपिनियन पॉसिबल है, ओनली ओपिनियन इज पॉसिबल रिगार्डिंग थिंग्स। रियल नॉलेज इज पॉसिबल ओनली पॉसिबल रिगार्डिंग आइडियाज, ठीक है, आइडियाज के रिगार्डिंग ही रियल नॉलेज पॉसिबल है। फिर ये कह रहे हैं कि दैट विच कॉमन थिंग अमंग दिस थिंग्स इज आइडिया, जो भी चीजें हैं, मतलब मान लो ये पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर चीज है। मान लो देखो कुर्सी का एग्जांपल ले, तो ये एक प्रकार की कुर्सी है, ये लोहे की कुर्सी है, ये प्लास्टिक की कुर्सी है। तो ये दोनों कुर्सियों में जो कॉमन चीज है ना, वो है कुर्सी का आइडिया, है ना, कुर्सित्व। अगर उसको देखा जाए तो कुर्सित्व उन्होंने बोला। फिर कॉमन अमंग ऑल थिंग्स इज आइडिया, आइडियाज आर रियल होते हैं, आइडियाज इंटेंजिबल होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, अनचेंजिंग या इटर्नल होते हैं, ठीक है। फिर प्लेटो जो है उन्होंने इमेजिन क्या किया, एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इमेजिन किया। उन्होंने आइडियाज कैन नॉट बी नोन थ्रू सेंसेस, इन्होंने कहा आइडियाज को सेंसेस से नहीं जाना जाता, दे कैन ओनली बी नोन थ्रू रीजन एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, आप इनको रीजन से जान सकते हो। अमंग ऑल आइडियाज, सब आइडियाज में से सबसे अच्छा आइडिया क्या है, आइडिया ऑफ गुड, है ना। आइडिया ऑफ गुड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सन हु गेट टू नो द आइडिया ऑफ गुड दैट पर्सन विल अटेन ऑल वर्च्यूज, है ना, जो 4 कार्डिनल वर्च्यूज बताए वो किसको मिलेंगे, जो आइडिया ऑफ गुड को जान जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ आइडियाज है प्लेटो की। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल देखो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई हुए हैं या फिर सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कोई आदमी माना जाता है तो यही माना है। अगर मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानना चाहोगे तो आपको बताऊं मैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, ठीक है। फादर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के फादर एरिस्टोटल है। फादर ऑफ रीजनिंग एरिस्टोटल है। और ऐसे कितने ही विषय हैं जिनके बारे में एरिस्टोटल। आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आप जिसको अलेक्जेंडर सिकंदर जिसको बोलते हो, वो अलेक्जेंडर जो थे वो एरिस्टोटल के शिष्य थे, ठीक है। तो अपन इंटरेस्टिंग कहानियों की तरफ ना जाते हुए सबसे पहले देखते हैं एरिस्टोटल ने जो प्लेटो का क्रिटिसिज्म किया उसके बारे में क्या कहा। वैसे तो देखो इनके यहाँ पे वेस्टर्न जो थॉट्स होता था, वेस्टर्न जो फिलोसफी है उसमें क्या होता है कि ये जब भी क्रिटिसिज्म, जैसा अपन इंग्लिश वर्ड है, पर ये लोग हमेशा उसको क्या बोलते थे कि हम पूरक दे रहे हैं, ठीक है। हमारा जो गुरु था, जैसे प्लेटो एरिस्टोटल का गुरु था, तो ये कहते थे कि हमारे गुरु ने कुछ चीजें छोड़ दी, वो चीजों को हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसका पूरक हम लोग दे रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। वट एवर, अपने पास में क्रिटिसिज्म नाम से क्वेश्चन आएगा तो हमको ये लिखना है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो में ये क्या कहते थे कि आइडियाज जो है ना उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। जो प्लेटो आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज में बोल रहे थे, वो बोले ये गलत बात है साहब। फिर ये कहते थे दे एग्जिस्ट, जो आइडियाज होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, चीज होगी उसी में तो आइडिया होगा। पहले ये अंडा और मुर्गी वाला सवाल है, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, तो वैसे ही देखा जाए तो पहले आइडिया आया कि पहले चीज आई। तो जो आइडिया है ये कह रहे हैं वो क्या है, थिंग्स के अंदर ही होता है। फिर जो ये कहते हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है, जो प्लेटो ने बताया है, वो उनकी सिर्फ इमेजिनेशन है ना, और ऐसा कोई वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है नहीं। फिर नंबर ऑफ वर्चूज ये कह रहे हैं कि लिमिटेड नहीं हो सकते, चार ऐसे फिक्स नहीं है कि 4 ही वर्चूज है, बहुत सारे वर्चूज हो सकते हैं। फिर जो वर्चूज इन्होंने बताए
जो प्लेटो बता रहे हैं कि ये सारी जो वर्चूज थे ये इनेट होते हैं, मतलब इंसान पैदा होता है उसके साथ में ये वर्चूज आते हैं, पर ये कह रहे हैं कि ये इनेट नहीं होते हैं, ये जब इंसान जीवन में आ जाता है उसके बाद में ये बिल्ट होते हैं। फिर जो यूटोपिया जिसके बारे में प्लेटो ने बात की थी वो भी इनकी एक, ये एरिस्टोटल कह रहे हैं कि वो उनकी एक इमेजिनेशन थी, और ऐसा कोई स्टेट जो कंप्लीटली न्यायपूर्ण हो, ऐसा स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म की इन्होंने प्लेटो की। फिर देखें तो एरिस्टोटल जो थे ये प्लेटो के डिसाइपल ही थे, इनको फादर ऑफ एथिक्स भी इनको माना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी एथिक्स की, निकोमेकियन एथिक्स। ठीक है, निकोमेकिया इनके पिताजी का नाम था, उनके नाम से इन्होंने किताब लिखी निकोमेकियन एथिक्स। ये एक रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं प्लेटो, जबकि एक आइडियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं। और इनका भी क्या कहते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ये किसको बताते हैं, यूडेमोनिया को। यूडेमोनिया है क्या, यूडेमोनिया का मतलब है प्लेजर, आनंद। ये कहते हैं आनंद की प्राप्ति ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। व्हेन सोल ऑफ अ पर्सन रिमेन्स हेल्दी, जब इंसान की सोल अगर हेल्दी रहेगी तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद की प्राप्ति होती है तो वो इंसान वर्चुअस लाइफ जी सकता है। फिर अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम द वर्चूज, जो प्लेटो पहले बात कर रहे थे कि जो वर्चूज हैं वो इनेट होते हैं, उन्होंने क्लासेस में डिवाइडेड कर दिया सोसाइटीज को, और उन्होंने बोला कि ये सोसाइटी को कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करेंगे, कुछ लोग हैं जो ऐसा करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्चूज है ना कई तरीके के होते हैं और इनको सीखा जा सकता है। तो इन्होंने वो जो डिवीजन किया वो 2 कैटेगरीज में इन्होंने उसको डिवाइड किया, एक होते हैं इंटेलेक्चुअल वर्चू और एक होते हैं मॉरल वर्चू। इंटेलेक्चुअल वर्चू जैसे कि वो अचीव किया जा सकता है किसके थ्रू, स्टडी के थ्रू, और जो मॉरल वर्चू है वो किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू अचीव किया जा सकता है। फिर एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया किनको, सोक्रेटिस को भी क्रिटिसाइज किया इन्होंने। उन्होंने कहा कि नॉलेज इज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर, क्योंकि सोक्रेटिस कह रहे थे कि जो नॉलेजेबल आदमी होगा वो कभी भी खराब बिहेवियर नहीं करेगा, पर ऐसा ये कह रहे हैं कि नॉलेज हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं होगी बिहेवियर से, बिहेवियर अच्छा रखने के लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद में ये बात करते हैं पाथ ऑफ गोल्डन मीन की, जो जो क्या कहता है कि जैसे कि आपको मध्यम मार्ग की बात अपन ने बुद्ध दर्शन में सुनी होगी, वैसे ये बात ऑफ गोल्डन मीन क्या है, ये एक मध्यम मार्ग है। जैसे कि जस्टिस है ना, अब जस्टिस गोल्डन मीन है किसके बीच में, इंडल्जेंस और रिनंसिएशन के बीच में। आप पूर्णतः किसी चीज में इंडल्ज हो जाओ या फिर पूर्णतः किसी चीज को त्याग दो, उससे अच्छा है कि आप जस्टिस प्रिवेल करो। फिर करेज है, जैसे कि कावर्डिस और बार्बरिज्म में सबको मार देना या फिर किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, इसके बीच में क्या करेज, साहस एक गोल्डन मीन है। तो ये गोल्डन मीन वाली भी एरिस्टोटल की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ और आइडियोलॉजीज आती हैं जो कई लोग मानते हैं कि ये एरिस्टोटल और प्लेटो के पैरेलल थी, सोक्रेटिस के बाद में ये लोग भी सोक्रेटिस के ही शिष्य थे, इन्होंने अलग विचारधारा बना ली। तो उसमें कौन कौन है, सबसे पहले देखो सिरेनिक्स आते हैं। ठीक है, सिरेनिक्स क्या कहते हैं, ये सीरीन सिटी ऑफ ग्रीस के थे इसलिए इनका नाम सिरेनिक्स पड़ गया। इनका जो फाउंडर था एरिस्टिपस उसका नाम था, और वो खुद डिसाइपल था किसका, सोक्रेटिस का डिसाइपल था। फिर ये एक हेडोनिस्ट आइडियोलॉजी है, हेडोनिस्ट होते हैं सुखवादी, है ना, जो सुख को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो, और ये लोग क्या है, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और एथिकल हेडोनिज्म को मानते थे। अब साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म क्या होता है कि एवरीवन, जो जो भी इंसान जीवन में पैदा हुआ है वो बाय बर्थ सेल्फिश है, और बाय बर्थ उसको हैप्पीनेस चाहिए। तो हैप्पीनेस के लिए जो भी काम करेगा वो एथिकल है। या फिर एथिकल हेडोनिज्म में क्या है, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, देयरफॉर एक्ट्स जो भी परफॉर्म किया गया हैप्पीनेस के लिए उसको क्या मानेंगे, एथिकल मानेंगे। ये सिमिलर है किसकी, भारत में जो चारवाक फिलॉसफी मानी जाती है उसके ये सिमिलर है। परंतु इनकी जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फिजिकल हैप्पीनेस है ना उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मेंटल हैप्पीनेस को उससे नीचे मानते हैं। फिर सिरेनिक्स की ही एक जो एंटी आइडियोलॉजी है उसको सिनिक्स कहते हैं। अब ये सिनिक्स क्या सिनिक्स क्या है, इसकी जो फाउंडर थे वो एंटिस्थेनीस थे, और इनके जो फेमस सबसे फेमस जो थिंकर थे वो डायोजेनिस थे, है ना। अब डायोजेनिस देखो ये क्या अपोज करते थे, ये हेडोनिज्म को बिल्कुल अपोज करते थे, और कहते थे अगर इंसान हेडोनिस्ट हो जाएगा, सुखवादी हो जाएगा, तो वो क्या स्लेव हो जाएगा डिजायर्स का, है ना। दे अपोज हेडोनिज्म बिकॉज व्हेन अ पर्सन रन्स आफ्टर हैप्पीनेस देन दैट पर्सन बिकम्स स्लेव ऑफ डिजायर्स। तो इट इज बेटर टू बी मैड देन बीइंग अ स्लेव ऑफ डिजायर्स। इनका कहना था कि आप पागल हो जाओ वो ज्यादा अच्छा है स्लेव ऑफ डिजायर्स होने के। फिर टू लिव अ गुड लाइफ मॉरल कैरेक्टर शुड बी स्ट्रॉन्ग, पर्सन शुड लिव इन, इनका मानना था इंसान को पॉवर्टी में, हार्डशिप में, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ सेटिस्फेक्शन में रहना चाहिए, और उसको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल थिंग्स पे। तो ये सिनिक्स थे, एंटिस्थेनीज ने जो फाउंड किया था, और इनके जो डायोजेनिस थे वो फेमस थिंकर थे। फिर इसके बाद में एपिक्यूरियंस आते हैं। ये जो सेरेनिक्स अपन ने पहले देखा उनकी ही एक रिफाइंड आइडियोलॉजी है। बेसिकली इनमें और सेरेनिक्स में डिफरेंस इतना ही है कि सेरेनिक्स मेंटल को पीछे मानते हैं और फिजिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये मेंटल हैप्पीनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं फिजिकल हैप्पीनेस के कंपैरिजन में। क्योंकि ये कहते हैं फिजिकल हैप्पीनेस जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, और उसका जो रिजल्ट होता है ना वो पेन होता है, जबकि मेंटल हैप्पीनेस क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, और उसका रिजल्ट है ना हैप्पीनेस ही होता है, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी उसका हैप्पीनेस ही होता है। तो ये देखो हेडोनिस्ट ये भी एक सुखवादी आइडियोलॉजी है, और ये साइकोलॉजिकल और एथिकल हेडोनिज्म में मानते हैं। फिर ये दे कंसिडर मेंटल हैप्पीनेस मोर इंपॉर्टेंट, ये देख लिया अपन ने। फिर ये क्या कह रहे हैं, मेंटल हैप्पीनेस को पाने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, वो आर्ट्स को स्टडी कर सकता है, लिटरेचर पढ़ सकता है, म्यूजिक, फिलोसफी, ये सारी चीजें वो पढ़ेगा तो मेंटल हैप्पीनेस आएगी। फिर ही शुड कंट्रोल द डिजायर्स, उसको डिजायर कंट्रोल करने आने चाहिए तो मेंटल हैप्पीनेस आएगी। फिर ही शुड बी फ्री फ्रॉम फेयर।
तो ये तीन चीजें उन्होंने बताई। अब डिजायर्स भी उन्होंने दो तरीके के बताए, कुछ एसेंशियल डिजायर्स हैं और कुछ अननेसेसरी या नॉट सो एसेंशियल डिजायर्स हैं। एसेंशियल डिजायर्स लाइक स्लीप हो गया, हंगर हो गई, थर्स्ट हो गया, ये सब एसेंशियल डिजायर्स हैं और वो ये कहते हैं कि इनको तो आपको फुलफिल करना चाहिए। पर अननेसेसरी डिजायर्स क्या है, जैसे कि वेल्थ, पोस्ट, पावर, ये सारे हैं, ये अननेसेसरी डिजायर्स हैं, तो इनको आपको कंट्रोल करना चाहिए, इनको आपको इनके पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। फिर फियर के बारे में भी इन्होंने बताया, पर्सन हैज टू टाइप्स ऑफ फियर, या तो फियर ऑफ गॉड होगा उसको, या फिर फियर ऑफ डेथ होगा। और ये जो फियर ऑफ गॉड और ये फियर ऑफ डेथ है ना, ये सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण आते हैं या फिर अंधविश्वास के कारण ये आते हैं, तो ये इनके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में देखें तो सबसे जो आजकल बहुत पॉपुलर है स्टोइसिज्म, है ना। जो स्टोइक्स है वो जेनो, देखो इनका फाउंडर था जेनो, उनके जो घर का नाम था स्टो, है ना, स्टो उनके घर का नाम था, इसलिए इनकी फिलोसफी को क्या बोला, स्टोइसिज्म बोला। और अदर इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स देखो तो आप सेनेका है, एपिक्टस है, मार्कस ऑरेलियस है। आप कभी भी यूट्यूब पे, वैसे आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चा में, आपने देखा भी होगा, पर नहीं देखा हो तो आप देखना, ही बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू देम, अब ये जो स्टोइक्स हैं ये क्या कहते हैं कि आपको जिंदगी जीनी चाहिए भाई नेचर के अनुसार, जैसा नेचर चाहता है वैसी आप जिंदगी जियो, आप बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन मत करो। फिर ये कहते हैं कि इंसान को अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, ना किसी चीज से ना किसी इंसान से। अटैचमेंट नहीं होगा तो वो कभी दुखी नहीं होगा। फिर इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन दैट इज इन आर कंट्रोल और वन दैट इज नॉट इन आर कंट्रोल। जैसे कि भगवत गीता में भी अपन को पता है, अपन आगे भी देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं कि जो अपने कंट्रोल में है उसके बारे में तो सोचना चाहिए, जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनका क्वेश्चन आता है तो लिख के आना। फिर फॉर मॉरल लाइफ ब्यूटीफुलनेस को ये नेसेसरी मानते हैं। थोड़ी थोड़ी भगवत गीता और कांट की फिलोसफी से सिमिलैरिटी भी है इसमें, ठीक है। तो ये आज हमने देखो जो